अपने लाखों प्रशंसकों, शिष्यों और अनुयायियों के लिए वो सिर्फ ओशो थे। भारत और फिर बाद में पूरी दुनिया में उन्हें आचार्य रजनीश और भगवान श्री रजनीश के नाम से जाना जाता था। ओशो का अर्थ है वो शख्स जिसने अपने आप को सागर में विलीन कर लिया हो। सुदूर पूर्व में इस शब्द का इस्तेमाल सौभाग्यशाली शख्स के लिए किया जाता था जिस पर आसमान से पुष्प वर्षा होती हो। ओशो को पूरी दुनिया एक विद्रोही लकीर से हटकर चलने वाले एक रहस्यमयी व्यक्ति के रूप में देखती है, जो कि एक अराजकतावादी के साथ साथ एक प्रबुद्ध लेखक भी हैं। 11 दिसंबर 1921 को मध्य भारत में गदरवारा में जन्मे ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। जब 1951 में बीए पास करने के बाद ओशो ने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में दाखिला लिया तो दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर से उनकी ठन गई। वो लेक्चर के दौरान इतने सवाल पूछते थे कि प्रोफेसर जवाब देते देते तंग आ जाते थे और वो समय पर अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते थे। प्रधानाचार्य ने ओशो को अपने दफ्तर में बुलाकर कॉलेज छोड़ने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि इस प्रकरण में ओशो की कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे पर उनके कॉलेज का सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर छोड़कर चला जाए। ओशो इतने कुख्यात हो चुके थे कि शुरू में हर कॉलेज में उन्हें अपने यहाँ रहने से इनकार कर दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से डियोजेन कॉलेज में उनका दाखिला हो पाया। ओशो ने अपने करियर की शुरुआत 1957 में रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बनकर की। सन 1960 में वो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। उनको उस जमाने में एक तेज तर्रार अध्यापक माना जाता था। इसी दौरान वो पूरे भारत का दौरा करने लगे और राजनीति, धर्म और सेक्स पर विवादास्पद बयान देने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रोफेसर के पद से भी रिजाइन दे दिया और पूरी तरह से गुरु बन गए। ओशो ने शुरू से ही सदियों से चली आ रही धार्मिक धारणाओं और कर्म कांडों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर ओशो का मानना था कि संगठित धर्म लोगों का आध्यात्मिक ज्ञानों के बजाय लोगों में धर्म कुरीतियों का शिकार होकर अपनी जीवन शक्ति खो चुका है। ओशो ने धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू माना, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों पर नियंत्रण करना था। उन्होंने पूर्वी दर्शन और फ्रायड के मनोविश्लेषण का अद्भुत समन्वय लोगों के सामने पेश किया और खुले शब्दों में सेक्सुअल लिबरेशन की वकालत की। जटिल अवधारणा को सामान्य भाषा में पेश करने की उनकी क्षमता ने अलग अलग पेशे के कई लोगों को उनकी तरफ आकर्षित किया। जाने माने लेखक खुशवंत सिंह ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा था, ओशो भारत में पैदा हुए सबसे मौलिक विचारों में से एक थे। इसके अलावा वो सबसे अधिक विचारशील, वैज्ञानिक सोच और नए विचारों वाले शख्स थे। अमेरिकी लेखक टॉम रॉबिन्स का मानना था कि ओशो की किताबें पढ़कर लगता है कि वो 20वीं सदी के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु थे। कई सालों तक ओशो की सचिव रही माँ आनंदशिला बहुत कम उम्र में उनके संपर्क में आ गई थी। ओशो अपनी हर महिला अनुयायी को माँ का नाम दिया करते थे क्योंकि वो हर महिला को मातृत्व का प्रतीक मानते थे। हर पुरुष अनुयायी को वो स्वामी कहकर पुकारते थे। शिला अपनी आत्मकथा डोंट किल हिम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ विद भगवान रजनीश में लिखती है, आमतौर से भगवान बिना पहले से तय किए गए समय के बगैर लोगों से मिलते नहीं थे, लेकिन हम उनसे बिना अपॉइंटमेंट के मिलने चले गए थे। जब मैं अपने कमरे में घुसी तो कमरे के किनारे पर एक सोफे पर पालती मारे हुए बैठे थे। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो भगवान मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और अपने बाहों फैलाकर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और बहुत धीरे से मेरा हाथ पकड़कर मैंने उसकी गोद में अपना सिर रख दिया। थोड़ी देर बाद ओशो अपने हर शिष्य को लकड़ी की बनी एक माला देते थे जिसमें एक लॉकेट होता था और उसके दोनों तरफ ओशो का चित्र लगा होता था। हर सन्यासी से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो हर समय इस लॉकेट को पहने। वो चाहते थे कि उनके शिष्य नारंगी या लाल कपड़े पहने। ये जरूरी होता था कि वो कपड़े ढीले हों ताकि आसानी से शरीर में ऊर्जा का संचार हो सके। ओशो अपना भाषण हिंदी या अंग्रेजी में दिया करते थे। उनके विचार इतने विवादास्पद थे कि कई बार भारतीय संसद में उन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में चर्चा हुई थी। अलग अलग लोगों को आकर्षित करने के लिए ओशो अलग अलग विषय चुनते थे। उनके सितांगन मिलीजुली पृष्ठभूमि से आते थे। हर आयु, धर्म और नस्ल के लोग उनको भाषण सुनने के लिए जमा होते थे। जो भी उनके संपर्क में आता था या तो उनका शिष्य बन जाता था या उनका विरोधी। कोई उनके प्रति उदासीन नहीं रह सकता था। उनकी सचिव लक्ष्मी बहुत सावधानी से उनसे मिलने वालों को चुना करती थी। सुबह में वो रोज सुबह 6 बजे चौपाटी के समुद्र तट पर अपना भाषण दिया करते थे। रात में वो किसी हाल या अपने घर पर ही लोगों को संबोधित करते थे। कभी कभी उनके सुनने वालों की संख्या 100 से 120 के बीच रहा करती थी और कभी कभी वो बढ़ जाती थी।
कुछ दिनों बाद ओशो को मुंबई का जीवन कठिन लगने लगा। मुंबई की तेज बारिश के कारण उनकी एलर्जी और अस्थमा दिनों दिन बढ़ने लगा। उनके विदेशी अनुयायी भी मुंबई की मानसून बारिश को आदी नहीं थे। उन्होंने अपने सचिव से मुंबई के आसपास कोई जगह ढूंढने के लिए कहा। काफी सोच विचार के बाद तय किया गया कि वो पुणे में अपना आश्रम बनाएंगे। पुणे का मौसम और आबो हवा मुंबई से बेहतर थी। पुणे पहुंचने के बाद उसने अपने आप को लोगों से अलग थलग करना शुरू कर दिया। वो अपने अनुयायियों की पूरी निष्ठा में यकीन रखते थे। उनके यहाँ विदेशियों को अधिक तरजीह मिलती थी। जल्द ही उन्होंने पुणे में अपने को स्थापित कर लिया और रोज करीब 5,000 लोग उन्हें सुनने आने लगे। पुणे में रजनीश आश्रम के कारण भारत का पर्यटन उद्योग हर साल 15% गति से बढ़ने लगा। रजनीश आश्रम ने पुणे की अर्थव्यवस्था को भी एक स्थायित्व प्रदान किया और शहर में धन और रंगों की बहार आ गई। ओशो के आश्रम में तरह तरह की थेरेपीज दी जाने लगी और पानी की तरह पैसा आने लगा। इन थेरेपीज में सेक्स थेरेपीज को सबसे अधिक महत्व दिया गया। इनमें यौनिकता को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया जाने लगा। हर कोई ये नहीं समझ पाया कि ओशो ने इन थेरेपीज में भारतीय लोगों को भाग लेने पर क्यों रोक लगा दी। उनसे इस बारे में कई बार सवाल पूछे गए। उनका कहना था कि पश्चिम के लोग एक उत्पीड़न दुनिया से आते हैं। उनका रहन सहन और मानसिकता भारतीय लोगों से बिल्कुल भिन्न है। एक सक्रिय थेरेपी की जरूरत है उन्हें, जबकि भारतीय लोगों के लिए निष्क्रिय और शांत ध्यान पर्याप्त है। उनके इस तर्क से उनके भारतीय शिष्यों के पास ये संदेश गया कि वो आध्यात्मिक तौर पर पश्चिम से आने वाले लोगों से बेहतर है। कई भारतीय उनकी किताब संभोग से समाधि को पोर्नोग्राफिक किताब मानते हैं। इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती है, क्योंकि इसमें खुलेआम सेक्स के बारे में बात की गई है। अपने विचारों को खुलेआम अभिव्यक्त करने की उनकी वकालत को सेक्स और पार्टनर्स बदलने की प्रोत्साहन के रूप में देखा गया। थोड़े समय में पुणे के रजनीश आश्रम का कुल एरिया 25,000 वर्ग मीटर का हो गया। वहाँ पर एक मेडिकल स्टोर बनाया गया, जहाँ दुनिया भर से लाए गए डॉक्टरों और नर्सों को रखा गया। आनंद शिला लिखती है, ओशो नहीं चाहते थे कि उस संकुचित जगह में नवजात बच्चों को रखा जाए, इसलिए सन्यासियों को गर्भवती होने के लिए हतोत्साहित किया जाता था। कुछ सन्यासियों को तो 1 महीने में 90 के करीब यौन संपर्क देखे गए। मुझे आश्चर्य होता था कि इतने व्यस्त दिन के बाद भी सन्यासियों के सेक्स के लिए समय किस तरह मिल पाता था। इस बीच ओशो की बीमारियां बढ़ने लगी। उनकी एलर्जी, अस्थमा और पीठ में दर्द और बढ़ गया। जब उनका मधुमेह बढ़ा तो उन्होंने अपने निवास से निकलना और भाषण देना बंद कर दिया। उनकी आंखें कमजोर होती चली गई। आनंद शिला लिखती है, उनको परफ्यूम और सेंट से बहुत एलर्जी थी। हमें उन लोगों को उनके पास आने से रोकने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी जिन्होंने सेंट नहीं लगाया हो। सुबह और शाम के भाषणों से पहले हर श्रोता के शरीर को सूंघा जाता था, लेकिन ओशो को एलर्जी से बचाने के लिए ये जरूरी था। बाहरी लोगों के लिए आश्रम का गेट सुबह 6 बजे खुलता था और रात 9 बजे बंद होता था। लेकिन अंततः पुणे से भी ओशो का दिल भर गया। उन्होंने अमेरिका में भी एक ऑरेगन में आश्रम बना लिया। 1981 को वो मुंबई से अपने नए आश्रम के लिए अमेरिका रवाना हुए। उनके साथ उनके 2500 आश्रम वासियों ने भी अमेरिका का रुख किया। इनमें मशहूर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना भी थे। इस बीच ओशो ने 93 रोल्स रॉयल कार खरीदी, लेकिन यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए और उनका अमेरिका का सपना ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उन पर प्रवासी नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया। उन्हें 17 दिन अमेरिकी जेल में रहना पड़ा और आखिरकार 48 लाख रुपए जुर्माना देकर उन्हें जेल से निजात मिली और वो अमेरिका छोड़ने के लिए राजी हो गए। इसके बाद उन्होंने कई देशों से शरण लेने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक देश सब ने मना कर दिया। आखिरकार वो अपने देश भारत वापस आने के लिए मजबूर हुए। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने मात्र 58 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कहा। पुणे के उनके निवास लाउज हाउस में उनकी समाधि बनाई गई। उसके टॉम स्टोन पर लिखा गया, ओशो जो न कभी पैदा हुए न कभी मरे, उन्होंने 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस धरती की यात्रा की। आई होप आपको ओशो की जीवनी के बारे में कुछ पता चला होगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे ही नई नई बायोग्राफी मिलती रहेगी, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।